ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है रूपक, मैं हिंदी बोल रही हूँ। आलेख डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जोहरी का है और प्रस्तुत करता है डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। जिहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरान अदारम है जान, न लेहू काहे लगाए छतियां। अरे हजरत, फारसी जैसी आला तरीन जबान में कहते कहते यकायक ये किस जबान में क्या बयान किए जा रहे हो? अरे जनाब, ये हिंदवी है। हिंदवी? अरे हाँ, याद आया, आप तो तूतिए हिंद भी हैं। जनाबे मन, आइए आपको रूबरू कराता हूं ज़बान हिंद यानी हिंदवी से। मैं हिंदी बोल रही हूं। हिंदुस्तान की पहचान, हिंदुस्तान की धड़कन। मैं भाषा हूं भावनाओं की, संवेदनाओं की। मैं मां की लोरी हूं और गांव की मिट्टी की खुशबू भी। इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को समाहित किए हुए मैं एक भाषा ही नहीं, हिंदुस्तान का आत्म गौरव हूं, अभिमान हूं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त मेरे प्रति स्वाभिमान व्यक्त करते हुए कहते हैं, है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। संस्कृत मेरी जननी है और देवनागरी मेरा रूप। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया का कहना है, हृदय में जो बात आए ओठों पर छिड़क जाए, वाणी जो शब्द गढ़े, शब्दों के अर्थ बने, वह हिंदी। कबीर की साखी में, तुलसी के चंदन में, रैदास के दोहों में, भजनों में, मीरा की वीणा से जनकृत जो हो जाए, वह हिंदी है। सागर की लहरों से, सूरज की किरणों से, निर्जर बहते हुए झरनों से बहती जाए, वह हिंदी है। और उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक लोक अभिव्यक्ति बन जाए, वह हिंदी है। कवयित्री चकोर मेरी प्रशंसा करते हुए कहती हैं, देव जगदेव देश जाति की सुखद प्यारी, जग में गुणकारी सुनागरी हमारी है। पूर्व राजनयिक, अध्यापक, विचारक 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी सम्मान से नवाजे गए डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण कहते हैं, हिंदी वो भाषा है कि जैसे लिखी जाती है वैसे बोली जाती है। हिंदी भाषा का जो पूरा स्वर विन्यास है, स्वर व्यंजन जितने भी हैं, वो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया की भाषाओं से। और इसका परिणाम ये होता है कि आप कोई भी ध्वनि उच्चारित कीजिए, ध्वनि किसी की भाषा की हो, हम देवनागरी में लिख सकते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए भी यदि देवनागरी को माध्यम बनाया जाए तो आप बहुत जल्दी उन भाषाओं को सीख सकते हैं। बल्कि आप अंग्रेजी भी शब्दों को अगर देवनागरी में लिख करके याद करें तो आप उनको जल्दी याद कर सकते हैं। किसी सुदृढ़ राष्ट्र की पहचान होता है उसका समृद्ध साहित्य, और मेरे पास एक महान साहित्यिक परंपरा है जिसमें सूर, कबीर, तुलसी, रहीम, रसखान, जायसी सरीखे महाज्ञानियों की अमृतवाणी समाहित है। पंडित जगन्नाथ मेरे साहित्य का गुणगान करते हुए कहते हैं, बानी हिंद भाषण की महारानी, चंद्र सूर तुलसी से जामे, भय सुकवि लासानी। प्रसिद्ध लेखक और आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, हिंदी तो अखिल भारतीय है। एक अरसे से हिंदी का प्रचार प्रसार अखिल भारतीय रहा है, अकेली ये भाषा है। और ये बात केवल आधुनिक काल का ही नहीं है, इसका आरंभ भक्ति युग से हुआ था।
यानी समझ लीजिए कबीर, सूर, जायसी, तो आप देखेंगे तुलसीदास, ये कुछ संयोग है कि भक्ति आंदोलन जो हुआ वो अखिल भारतीय था। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान मेरी इस महान साहित्यिक परंपरा के अमिट हस्ताक्षर हैं। प्रेमचंद ने मुझे दलितों, पीड़ितों और शोषितों की आवाज बनाकर जनभाषा का रूप दिया, तो वही प्रसाद, दिनकर और निराला ने मुझ में ओज भरा। प्रकृति के अद्भुत चितेरे सुकुमार कवि पंत ने मुझे ही भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरि शिखरों से झर, लूट रही घाटी में लिपटी धूप छांव में निस्वर। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर। मधुकर दल तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्त्री के नैराश्य और पीड़ा की ही सहयोगिनी नहीं, वरन सामाजिक मान्यताओं, रूढ़ियों और वर्जनाओं को तोड़ती उसकी निर्भीकता की भी आवाज बनी। अमृता प्रीतम का ये गीत उसका प्रमाण है। पाक सुराही बादल का एक जाम उठाकर, मेरी इसी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुझे सब उन्नति का मूल आधार कहा और मेरे उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को शूल। स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता हुई तो मेरे जननायकों ने मुझे ही सबसे सुयोग्य पाया और स्वतंत्रता आंदोलन एक तरह से मेरा ही आंदोलन बन गया। वंदे मातरम के जय घोष के साथ ही स्वाधीनता का बिगुल बज उठा। बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम। तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम। स्वतंत्रता आंदोलन में संपूर्ण राष्ट्र की आवाज ही नहीं बल्कि मैं देश प्रेम और स्वाभिमान का प्रतीक भी बनी। मां भारती के वीर सपूतों के प्रेम की अधिकारिणी भी। अमर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों में, लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, चलन हिंदी, चलूं हिंदी, पहनना, ओढ़ना, खाना हिंदी। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया बताते हैं, हमारी भाषा जो स्वतंत्रता के संघर्ष की भाषा थी, वंदे मातरम कह करके जो हम देश में क्रांति लाने की बात करते थे, वंदे मातरम के स्वर से और शहीदों ने अपने आप को फना कर दिया, बलिदान हो गए। फिर सुभाष को देखें हम तो सुभाष चंद्र बोस, उनने जय हिंद का नारा दिया, उनने जो तराना कहा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, तलक फलक उठा के सर, जोश कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की। ये भाषा कौन सी थी?
स्वतंत्रता आंदोलन में मैंने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर स्वाधीनता की आवाज को और मुखर किया। राष्ट्रीय एकता के लिए मेरा महत्व बताते हुए आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने कहा, हिंदी द्वारा समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में 10 अप्रैल 1935 को कहा था, अगर हिंदुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त मुझे राष्ट्रभाषा बनाने की कामना करते हुए कहते हैं, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। स्वतंत्रता के नवप्रभात में नवराष्ट्र को प्रगति पथ पर अग्रसर करने का उत्तरदायित्व मुझे ही सौंपा गया। 14 सितंबर 1949 को मैं राजभाषा के पद पर आसीन हो गई। आजादी के बाद धीरे धीरे भाषा का सवाल कुछ जटिल होने लगा। बहुत सारे परिप्रेक्ष्य उसमें जुड़ते चले गए। संसद में हिंदी दिवस पर बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ओर स्पष्ट संकेत किया था। समाधान की दिशा भी सुझाई। हिंदी को हम चाहते हैं बढ़ाना, हमारे सामने ये बात थी और महात्मा जी ने बहुत जोर दिया था। लेकिन जहां आप हिंदी को देखेंगे एक मुकाबले में और भाषाओं के भारत की, तो आप मैदान में लड़ाई के पड़ जाते हैं और उससे हिंदी की उन्नति नहीं होती, नुकसान होता है। हिंदी की सेवा दूसरे को गिराना नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदी की सेवा के साथ जहाँ तक बन पड़े और भाषाओं, हमारे देश की भाषाओं की सेवा होनी चाहिए। राजभाषा प्रचार समिति वर्धा के सुझाव पर 14 सितंबर 1953 से इस दिन को राजभाषा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। मैं आज इस बात से चिंतित हूं कि मैं राजभाषा तो बन गई, लेकिन मेरे देशवासियों को मेरे इस रूप से शायद उतना लगाव नहीं हुआ। कार्यालयों में मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण बताते हैं, कार्यालयी हिंदी को जिस तरीके से सामने लाया गया, वो भी मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी दुरभिसंधि का हिस्सा है। जिस इंजीनियर को हम जानते हैं, जब उसको अधिशासी अभियंता वो बोलता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, तो लोग नहीं समझ पाते हैं। जबकि जो प्रचलन में शब्द हैं, जब भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है तो वो ज्यादा ग्राह्य होते हैं। तो एक ऐसी क्लिष्ट हिंदी बना दी गई जो कार्यालयों के प्रयोग में आती है, ट्रांसलेशंस में आती है, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए। उन सब नियमों के कारण वो एक आबद्ध भाषा हो गई, एक चार दीवारी में बंद भाषा हो गई। वो उसमें खुलापन गायब हो गया। वो इसका समाधान भी बतलाते हैं। जो भी कार्यालयों में काम करने वाले लोग हैं, वे यदि वो भाषा लिखें जो वो खुद बोलते हैं तो ज्यादा प्रभावी होगी। और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब सरकार ने भी बहुत नियम बदले हैं और वो कहते हैं अगर आप हिंदी लिख रहे हैं और कोई शब्द का आपको समानार्थी शब्द नहीं मिल रहा है, अंग्रेजी का शब्द दिमाग में आ रहा है, तो उसको देवनागरी में आप लिख दीजिएगा। तो इससे ग्राह्यता बढ़ती है। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं, ये बता रहे हैं डॉक्टर सत्यनारायण जटिया। हमने सारे देश को 3 भागों में बांटा हुआ है। जो हिंदी भाषाभाषी प्रदेश हैं, जहाँ हिंदी सहज रूप से बोली जाती है, तो ऐसे प्रदेशों को क कहा है, क क्षेत्र हो गया। किंतु हिंदी से उद्भूत या हिंदी के समकक्ष समझे जाने वाले जैसे गुजराती, मराठी, तो ऐसी जो भाषाएं हैं उनको हमने ख क्षेत्र को कहा है, और बाकी की जो भाषाएं हैं वो ग क्षेत्र में चली गई है। इस तरह से देश को 3 क्षेत्रों में बांट करके, क ख ग क्षेत्रों में बांट करके, और हम हिंदी के प्रगामी प्रयोग का और विस्तार करने का उपाय करते हैं। मुझे आज
बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मेरे प्रति लोग हीन भावना रखते हैं, जो मेरी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण कहते हैं, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया है लोगों के मनों में कि अंग्रेजी जानने से ही प्रगति होगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अच्छी भाषा, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उसकी तो खासियत ही कुछ और होती है। उसको वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हम गलत अंग्रेजी बोलने वालों को बहुत सम्मान देते हैं, अच्छी हिंदी बोलने वालों को उतना सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि हम अभी भी उस मानसिक गुलामी के अंदर जी रहे हैं जो उपनिवेश काल ने हमको दी है। लेकिन वक्त बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। सरकारी नीतियां कुछ करें या न करें, लेकिन जो जन समुद्र है वो तो उस भाषा को बोलता है, और भाषा तो लोगों के माध्यम से जिंदा रहती है। विविधताओं से भरे मेरे देश की पहचान है इसकी एकता और अखंडता। मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता होती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने देश को एक साथ जोड़ने वाली कड़ी मैं ही हूँ। कश्मीर के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं बता रही हैं कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जोहरा अफजल। कश्मीर में तो हिंदी की व्यवहारिक स्थिति अच्छी है। कुछ वर्ष पूर्व थोड़ा सा कम हो गया था वहाँ, यहाँ कॉलेज स्कूलों में परिस्थितिवश, बट आजकल तो ठीक है। स्कूलों में पढ़ाई जा रही है और कॉलेजेस में भी है। कश्मीर में हिंदी को लेकर थोड़ा सा एक अलग मानसिकता थी, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी ये एक पर्टिकुलर वर्ग की भाषा है, तो इसलिए लोग नहीं पढ़ते थे। मगर अब धीरे धीरे ये चीजें जो है अब खत्म हो रही हैं और लोग इन तरह की विचारधारा से बाहर आ रहे हैं। टीवी और रेडियो के कारण बहुत ज्यादा लोग समझने भी लगे हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं। सीरियल्स यहाँ बहुत लोग देखते हैं, जिसके कारण जो एक वर्ग था जो बहुत पुराना, जो पुराने लोग थे वो नहीं बोल पाते थे, लेकिन अब तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी हिंदी अच्छी तरह से बोलता भी है और समझता भी। केरल में मेरा व्यवहारिक प्रयोग किस तरह हो रहा है बता रहे हैं कैलिकट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रमोद कोबप्रत। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी पढ़ने में छात्रों की विशेष दिलचस्पी है। दक्षिण भारत में हिंदी का सबसे बड़ा विभाग कैलिकट विश्वविद्यालय का है। यहाँ के जितने भी सामान्य लोग हैं उनकी भाषा तो यहाँ की मातृभाषा मलयालम है, लेकिन बाहर से जो भी आते हैं उनसे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात के लोग मुझसे कितनी निकटता का अनुभव करते हैं बता रहे हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजकोट के पूर्व सदस्य अशोक अग्रोही। राजभाषा जानना, हिंदी में काम करना ये गौरव की बात मानते हैं, क्योंकि गुजराती की लिपि भी देवनागरी लिपि के आसपास होती है और बोलचाल में भी ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो वो अपने भले ही गुजराती के शब्द इस्तेमाल कर लें बीच में, लेकिन वो हिंदी में काम करना या हिंदी में बोलना चालना बहुत पसंद करते हैं। एक बात का मैं ख़ास तौर पे उल्लेख करना चाहूँगा कि किसी भी गुजराती को अगर अंग्रेज़ी की अपेक्षा हिंदी माध्यम से कोई प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वो लोग जल्दी सीख पाते हैं। वैश्विक परिवेश में आज चहुं ओर मेरी गूंज है। आज मैं विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा बन चुकी हूँ। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद, गुयाना, सूरीनाम, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका सहित कई देशों में आज मुझे जानने समझने वाले लोग हैं। लेकिन आज मैं नम आंखों से याद कर रही हूँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार बोलकर मेरा मान बढ़ाया था। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व चरज से डोला, कह कैदी कविराय नेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। मैं भूली नहीं हूँ उन गिरमिटिया मजदूर साथियों को जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ मुझे यहाँ लाए और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी
उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। विदेशी धरती पर मैं ही उनके जीने का एकमात्र सहारा थी। कई वर्षों तक विदेशों में ही रहकर मेरी सेवा करने वाले डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण बताते हैं, मैंने ये पाया कि लोगों में बहुत उत्साह है भारत को जानने का। वे किताबों के माध्यम से, हमारी बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से भारत को जितना भर जानते हैं, उसको और ज़्यादा समझने के लिए, फिल्मों का और ज़्यादा आनंद लेने के लिए, हमारे संगीत का आनंद लेने के लिए वे हिंदी सीखना चाहते हैं। अपने देश की मिट्टी, उसकी खुशबू क्या महत्व रखती है, ये दूर देश में रहने वाले प्रवासी ही जानते हैं। मुझे अपना जीवन सार्थक लगता है जब मैं उन्हें अपने देश से जोड़े रखने का माध्यम बनती हूँ। लगभग 12 वर्षों से लंदन में रहने वाले प्रमोद शुक्ला बताते हैं, लंदन ट्यूब में ट्रैवल करते हुए कितने ही लोग हिंदी में बात करते सुनाई दे जाते हैं, जिसे सुनकर हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है। लंदन में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां ज़्यादा हिंदी भाषी लोग रहते हैं, जैसे कि वेम्बली, हारो, साउथ हॉल, क्रॉयडन और इल्फर्ड। वहां केवल आप हिंदी में ही बातचीत करके अपना काम चला सकते हैं। यहाँ हम लोग होली, दिवाली, नवरात्रि और सारे भारतीय त्यौहार में सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंदी में ही करते हैं। बहुत से बच्चे हिंदी और संस्कृत लिखना सीख रहे हैं। भारत से दूर होकर भी हम सब भारतीय और प्रवासी भारतीय हिंदी की वजह से ही एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। अपने देश से लगभग 20 वर्षों से दूर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अतीश जैन कहते हैं, भाषा हमारे लिए खाली एक कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, बल्कि हमारी आइडेंटिटी की तरह यहाँ पर यूज होती है। तो कहीं भी हम लोग जैसे जा रहे होते हैं, कोई रास्ते में हमें हिंदी बोलने वाला मिल जाता है तो एक हम लोग का कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कितने टाइम से बिछड़ा हुआ दोस्त या भाई मिल गया हो। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशालिनी समझती हूँ कि कई विदेशी लोग मुझसे और मेरे देश से इतनी आत्मीयता अनुभव करते हैं कि यहीं के होकर रह जाते हैं। ऐसी ही हैं हंगरी से आई दिल्ली विश्वविद्यालय की अतिथि प्राध्यापक डॉक्टर मार्गेट कोविस। मुझे हिंदी से बहुत प्यार है। मैं बता सकती हूँ कि मुझे हिंदी से एक तरफ प्यार है। मैं हिंदी से प्यार हूँ पर हिंदी मुझसे प्यार नहीं करता। पर मुझे सबसे अच्छा हिंदी बात करना, पढ़ना और लोगों से हिंदी सुनना अच्छा लगता है। मैंने केदारनाथ सिंह जी से, नंबर सिंह जी से और दूसरे लोगों से भी, विद्वानों से कुछ ताल्लुक हुआ। तब से मेरा ये एम्बिशन है कि मैं हिंदी, अगर मुझे कभी और समय मिलेगा तो मैं हिंदी और ज़्यादा अच्छा जानना चाहती हूँ। देखिए, हमारे देश की संस्कृति में रच बस कर रूस की डचियाना कुचिनोवा कितनी खुश हैं। हिंदी सीखने से पहले मुझे भारत के बारे में बहुत कम जानकारी मिल रही थी, लेकिन हिंदी सीखने के साथ ही प्यार हो गया। भगवान को मालूम होगा, ऐसा ऊपर वाले को मालूम होगा कि ऐसा क्यों होता है। और क्या बताऊं, मैं हिंदी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन आजकल दिल्ली में तो लोग ज़्यादातर खिचड़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी हिंदी खिचड़ी बोलते हैं। लेकिन आजकल जो शिखर सम्मेलन हमारे दो देशों के बीच होते हैं वे रूसी हिंदी में ही होते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। मैंने भी कभी स्वयं को सीमाओं में नहीं बांधा। भाषा का प्रवाह ही उसे जीवंत बनाता है। मुझ में आत्मसात करने की प्रवृत्ति सदैव रही। इसीलिए मैंने देशी विदेशी किसी शब्द से कभी दुराव नहीं किया। तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बांग्ला, फारसी, अरबी के अलावा अंग्रेजी के भी कई शब्द मुझ में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे मेरे ही अंग हों। स्कूल, कॉलेज, डायरी, ट्रेन, प्लेटफॉर्म जैसे कुछ ऐसे ही शब्द हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में आदान प्रदान करना आज समय की मांग है। तभी तो
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अभी हाल ही में कई शब्दों को सम्मिलित किया, जिसमें सबसे अधिक मेरे ही शब्द हैं। चटनी, पापड़, पाव भाजी, खीर, धोती और चूड़ी जैसे अनेक शब्द। मेरे वेद, मेरे ज्ञान और मेरे आध्यात्म से सभी प्रकाशमान हों। वसुधैव कुटुंबकम की मेरी संस्कृति संपूर्ण विश्व का मार्ग प्रशस्त करे। मैं जानती हूं कि आज विश्वग्राम के समय में भी आपका मन हिंदी में ही धड़कता है, सपने देखता है, आह्लादित होता है और गुनगुनाता है, क्योंकि मैं विचार भी हूं, संस्कार भी हूं और आपके विवेक का आधार भी हूं। बस थोड़ी सी जरूरत है एक दिशा की, प्रकाश की। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ, आंखों से ओझल वर्तमान के मोह जाल में, आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मैं हिंदी बोल रही हूं। ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जोहरी, वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी, नाट्यांश के कलाकार SM नोमान और मनोज माइनकर, प्रतिनिधि स्वर अभिनय श्रीवास्तव और नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुति सहायक नीरज सोनी और हरदीप सिंह, प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।